सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आईएमएफ के पास जाना मजबूरी थी। तल्ख और कड़वे फैसले ना किए तो दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। आजकल इस तरह के बयानात बहुत ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन क्या आईएमएफ के पास जाना मसले का मुस्तकिल हल है? आईएमएफ ने 10 जुलाई से कबल बिजली गैस की कीमतों में इजाफे का तकाजा किया था, जिसको पूरा करते हुए बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए हैं। आईएमएफ ने कर्ज देने के लिए जो शराइत रखी उन्हें मिनो-अन तस्लीम कर लिया गया। अवाम ने भी इसे कड़वा घूंट समझ लिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बता रहे हैं कि जो हालात थे उसमें हमें मजबूरी में आईएमएफ के साथ मिलकर आना पड़ा। किस तरह से उन्होंने ये बात कही है, जरा देखिए। आईएमएफ से मिलकर बजट बनाने का नतीजा तेजी से ऊपर जाती महंगाई की शक्ल में अब सामने आ रहा है। बिजली और पेट्रोल के बुलंद निर्खों ने पाकिस्तानियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, जिसमें अभी मजीद इजाफे के खदशात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में पैक्ड दूध की जो कीमत है वो 18% बढ़ चुकी है, चूंकि वैल्यू एडिड टैक्स इसमें लग चुका है। और उसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड से भी ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त दूध महंगा हो चुका है। FPCCI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर पैकेट वाले दूध की $1.33 के साथ खित्ते में भी सबसे महंगा है। और पाकिस्तान में जो पैक दूध के मुकाबले में फ्रांस में अगर हम ये कीमत देखें तो वहाँ 10 सेंट्स पाकिस्तान से सस्ता है। हॉलैंड में ये कीमत 4 सेंट सस्ती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 26 सेंट इस वक्त सस्ता है ये दूध। और भारत में जो ये दूध है सिर्फ 78 सेंट्स और बांग्लादेश में $1.02 में दस्तियाब है। अब इसी रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में पैकेट दूध पर वैल्यू एडिड टैक्स 0 है, लेकिन पाकिस्तान में हर कदम पर एक नई मुश्किल खड़ी है। पाकिस्तान इन मुश्किलात से कैसे निकल सकता है? हुकूमत को क्या बुनियादी इस्लाहात करने की ज़रूरत है? शायद इसका जवाब खुद हुकूमत के पास भी मौजूद नहीं है। अब जब माशी माहिरीन से बात करें तो उनकी राय ये निकल कर सामने आती है कि आईएमएफ ही हमारी मुश्किलात की वजह है। इसकी शराइत से हम खुद इंहिसारी की तरफ नहीं जा पा रहे। ये हालात क्यों ख़राब होते हैं, इसकी ज़िम्मेदार हुक्मरान अशराफिया पर है। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हम अशराफिया पर आयद इसलिए करते हैं कि उसमें ब्यूरोक्रेसी, कारोबारी अफराद, जागीरदार और दीगर सरकारी मशीनरी, आसान अल्फाज में आप इसको ऐसे कह लें कि ताकतवर बाइख्तियार अफराद हैं, ये तबके पूरा टैक्स नहीं देते, जबकि हर आम पाकिस्तानी को SMS से लेकर पानी की बोतल तक और बच्चे के दूध से लेकर हवाई जहाज़ के टिकट तक टैक्स ही टैक्स अदा करना पड़ रहा है। लेकिन जो इनकम टैक्स है वो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 1 से 2% लोग देते हैं। उसमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जिनसे जबरन टैक्स वसूली होती है, जैसे तनख्वाहदार तबका है। उनकी टैक्स कटौती तनख्वाह मिलने से पहले ही हो जाती है, तो वो मजबूर हैं अपने उस टैक्स को कटवाने पर। आलमी बैंक के मुताबिक सिर्फ 20% रेवेन्यू जमा होता है और अखराजात इससे कई गुना ज़्यादा हैं। अगर मुल्क के पास आमदनी नहीं होगी तो रियासत कैसे काम करेगी? मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? बुनियादी ज़रूरत के तरक्याती काम फिर कैसे होंगे? तालीमी इदारे, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़कें, ये सब कैसे बेहतर होगा? तो इसका जवाब है कर्जा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मई 2023 से 2024 तक सिर्फ एक साल में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज में 15% का इजाफा हुआ है। एक साल में हुकूमत के मजमूई कर्जे में 8,852 अरब रुपए का एक बड़ा इजाफा हुआ। मई 2024 तक हुकूमत के मजमूई कर्जे 67,816 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त चीन का सबसे बड़ा मकरूज है। 67 अरब डॉलर्स की शक्ल में जो उसने पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के सिलसिले में लिए हैं। 2008 में पाकिस्तान 6,000 अरब रुपए का मकरूज था। पीपल्स पार्टी में के दौर में यही कर्जे 16,000 अरब रुपए तक पहुंच गए। फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया और उनकी हुकूमत में कर्जे 30,000 अरब तक पहुंचे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ये कर्जे 50,000 अरब रुपए तक जा पहुंचे और निगरान हुकूमत ने अपने मुख्तसर से दौर में हुकूमत में मजीद 15,000 अरब का कर्जा लिया। 15 साल पहले हर पाकिस्तानी बच्चा 36,000 रुपए का मकरूज था, अब 2,72,000 रुपए का मकरूज है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर माशी माहिर FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब, जो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, जो इस वक्त मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। शब्बर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बजट में जो जिस तरह से ये टैक्सेस नाफिज हुए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके बाद आप एक आम आदमी की हालत क्या देख रहे हैं? आगे का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दुरुस्त ट्रैक पर है? देखिए, बात यह है कि हमें इस बजट को एक तनाजुर में देखना चाहिए, और वो तनाजुर ये है कि जो मैं बड़े अरसे से आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंटरनल डेट में और एक्सटर्नल डेट में दोनों में दिवालिया है।
उनके पास दोनों कर्ज अदा करने के पैसे नहीं हैं। इंटरनल डेट का मसला मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक्सटर्नल डेट में अगर IMF हमारे साथ नहीं जाता तो हम 5-6 महीने में कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, तो हमें अब हमारे पास, हम उस पोजीशन पे खड़े हैं कि हमारे पास एक तरफ खाई है और एक तरफ चोटी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो भी हमें IMF कहेगा वो हम करेंगे। अच्छा। IMF हमें 13,000 बिलियन का टारगेट दिया है उन्होंने कि आप 13,000 बिलियन करेक्ट करें। अगर आप मेरी बातों को पहले से सुन रहे हैं तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि अगर आपने 11,000 बिलियन से ज्यादा का टारगेट रखा तो ठीक है, आप अमाउंट कलेक्ट कर लेंगे, मगर आप पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम को तबाह कर देंगे। अच्छा। मगर मेरा अपना ख्याल है इन बेचारों के पास, और राइटली पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा और अगर IMF नहीं आया तो अब आप ये फैसला कर लें एज अ पर्सन, आप एज जाती तौर पे कह रहा हूँ आपको कि आप बताएं आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट में ले जाना चाहते हैं या पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है कि ये टैक्स हम उन लोगों से लेना नहीं चाहते जो हमारे सीक्रेट काओ या मुकद्दस गाय हैं। उसमें सियासी पार्टियां जो बैठी हुई हैं पावर में, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन इतनी कमज़ोर है कि वो अपने वोट बैंक को टच नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है वो ट्रेडर लोग हैं, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक एग्रीकल्चरिस्ट है, एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट रियल एस्टेट के साथ होता है हमेशा। तो अब आप मुझे बता दें कि आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब ये मैंने आपके सामने पिक्चर रख दी है, अब इसका जवाब आप दे दें। ये सारी कहानी जो हम बात कर रहे हैं, बजट गलत है सही है, ये बेकार की बातें हैं। पाकिस्तान तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो शबर साहब, ये तो जाहिर है कि कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए या पाकिस्तान के पास चीज़ें ख़रीदने के पैसे ना हो, पेमेंट्स पाकिस्तान ना कर सके। लेकिन ये 11,000 अरब का टारगेट रखें, 13,000 अरब का रखें, इससे भी ज़्यादा का रखें, कोई एक मैकेनिज़्म होना चाहिए ना कि तमाम तबकों पर मसावी टैक्स को नाफिज किया जाए, ना कि 1-2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी आप गर्दन दबोच रहे हैं, जिन पर आप रेट को बढ़ा दें, उन पर ही सारा बोझ डाल दें, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स ना दें। तो ये कोई मैकेनिज़्म अभी तक हमारी कोई गवर्नमेंट बना नहीं सकी इस सिलसिले में। नहीं, बात ये नहीं है, हमारी किसी गवर्नमेंट के पास सिंसियरिटी नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों पर टैक्स डालते हैं जो उनका आके गर्दन नहीं पकड़ लेते। सैलरी वाला उनकी गर्दन नहीं पकड़ता, उसको वो कुछ नहीं कहते। दुकानदारों पे वो हाथ डालना नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं, वो हड़तालें कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं, चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम एक बेहिस्सी कौम है। इस कौम के अंदर कोई हिस्स नहीं है, कोई बेदारी नहीं है। ये एक गुलाम नस्ल की कौम है। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हुक्मरान जो हैं वो खुद ब खुद ठीक होंगे? हुक्मरानों को कौमें ठीक करती हैं। जब आप पाकिस्तान में आपने मुझसे बात कर रहे हैं, ये सारी पाकिस्तान में क्या सियासी पार्टियों को छोड़ दें, क्या महंगाई या बिजली के रेट के ऊपर बड़े बड़े मुजाहरे नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्यों आपने किए? नहीं, कुछ सियासी जमातें निकलती हैं, लेकिन जाहिर है उनके भी अपने सियासी मफादात होते हैं। वो तो चोर हैं, वो तो चोर डाकू हैं बेसिकली। उनको छोड़ दें। आप कहाँ निकली हैं? नहीं छोड़, उसको भी छोड़ें। आप बताएं कौन सी सियासी जमात निकली है, बताएं ना मुझे। जमात इस्लामी तो एक, मतलब जमात इस्लामी के बारे में क्या कहूँ, छोड़ दे उनको। तो वो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। कौन सी सियासी जमात निकली, बताएं ना मुझे एक। बिल्कुल। क्या कराची में MKM निकली है? नहीं, जाहिर है हुकूमत का हिस्सा है, कैसे निकलेंगे? PTI निकली है। PTI ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक दिन एहतजाज किया, लेकिन वो जाहिर है वो भी अपने कितने आदमी थे? चंद 100 होंगे, जाहिर है शब्बर साहब, 300 होंगे। ठीक है, क्या जमात के किसी जलसे में 100-2,000 से ज्यादा आदमी था? क्या मुस्लिम लीग के जो तो आप, मतलब पाकिस्तानी कौम से ज्यादा बेहिस कौम तो कोई नहीं है ना जी। इसलिए तो ये 100 साल गुलाम रहे हैं गोरों के। तो शबर साहब, जो जितनी नफसा नफसी इस दौर में बढ़ गई है, एक शख्स जो कि अपना उसका रोज़मर्रा का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, वो अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा, तो ऐसी सूरत हाल में वो कैसे निकलेगा? वो अपने घर को देखे, अपने बच्चों के खर्चे देखे, वो अपना किराया देखे, अपने बिजली का बिल देखे, या फिर वो एहतजाज करने वो निकल पड़ा, और निकलते भी हैं तो फिर उसको सिविल नाफरमानी और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने से ताबीर कर दिया जाता है, उनके खिलाफ फिर एक्शन हो जाते हैं। तो फिर ये ऐसी सूरत हाल में कैसे लोग निकल सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो, इतना बड़ा मीडिया है आपका, इतना आपका प्रेस है आपका। अभी आप एक मस्जिद गिरा दे, देखें क्या होता है शाम तक। आपने स्वात में बंदा जला दिया, उसमें तो निकल आते हैं। और भाई
तुम्हें पूरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, समझाइए आप जरा शब्बर साहब जरा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गुलाम नस्ल की कौम है। अच्छा, ये गुलाम है। ये जो जिसको आप इंडस वैली कहते हैं ना, जो आप इंडस वैली जो इसमें पंजाब और सिंध का इलाका शामिल है, इस इलाके ने कभी कोई अवामी तहरीक नहीं चलाई। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पे गुलाम है। जो भी हुक्मरान आएगा, जो भी आएगा, यहाँ फिरौन भी आगे चला गया ना, ज़ियाउल हक, उन्होंने कुछ किया ज़ियाउल हक के खिलाफ? बताइए मुझे। तो इसका मतलब शब्बर साहब जो करना है वो आवाम नहीं करना है, हुक्मरान खुद से अपनी राह को दुरुस्त नहीं करेंगे, कोई टैक्स रिफॉर्म्स नहीं आ सकता, कोई मुआशी सिमत बेहतर नहीं हो सकती। हुक्मरान को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो उसकी याशी लगी है, वो क्यों करे? हुक्मरान तो एक टोला है जो वहाँ कब्जा करता है इस्लामाबाद पर, और उसके कुछ लोग पिंडी में होते हैं, कुछ इस्लामाबाद में होते हैं, वो आराम से बैठे हैं। लेकिन तो वो क्यों लोगों के बारे में बात करें? उनकी गाड़ियां भी अच्छी, घर भी अच्छे हैं, सब कुछ चल रहा है। बिलावल हाउस भी अच्छा बड़ा सा घर है, बनी गाला घर भी बड़ा सा घर है, जाती उमरा का भी बड़ा सा घर है। वो पागल है, अब वो आपके बारे में बात करेंगे। लेकिन शब्बर साहब, बनी गाला वालों ने तो कुछ कोशिश भी की थी जब आपको चेयरमैन एफबीआर लगाया, तो वो एक इंटेंशन तो उनकी नजर आ रही थी ना। फिर मैं तो उनकी पार्टी का आदमी हूँ, मुझे बताएं बनी गाला का घर आम आदमी का घर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे, तो एक शाही महल है। तो फिर क्या बात करो यार, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? तो फिर शब्बर साहब, इसका मतलब कि आवाम का निकलना ही एक हल है, वरना फिर IMF का बोझ बढ़ता रहेगा, कर्जे बढ़ते रहेंगे, टैक्सेस बढ़ते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी और ये आवाम इसी तरह झेलती रहेगी। नहीं, आवाम कभी नहीं निकलेगी, आवाम कभी नहीं निकलेगी। ये तो वो लोग हैं जिनकी इज्जत, मैं आप कब कह रहा हूँ आवाम निकले? मैं ये कह रहा हूँ ये कभी नहीं निकलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, मगर ये सड़क पे आके एहतजाज नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। और जब ये एहतजाज करेंगे, इनके सामने आप मुल्ला लाके खड़ा कर देंगे। अच्छा। आप समझे तो सही। तो अगर बिलफर्ज एहतजाज करें भी शब्बर साहब, तो क्या एहतजाज से कोई हुकूमत के कान पर जूं रहेंगी, यानी एहतजाज इस मसले का क्या हल है, उससे कुछ बेहतरी होगी? बात बताओ ना, आखिर अयूब खान के खिलाफ एहतजाज हुआ था ना। मैं कह रहा हूँ आज एहतजाज हो और मैं देखिए इलाज क्या है इस वक्त। मैं तो बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, इस वक्त इलाज ये है कि गवर्नमेंट 5 अशिया जो इंसान की जरूरत की है उसका राशनिंग करे और लोगों को राशन शॉप पे दे। कि गरीब आदमी अब इस काबिल नहीं रहा है कि वो आटा दाल चीनी से अपने बच्चों का पेट भर सके। ये रियलिटी है, आप लोग रियलिटी को समझ नहीं रहे हैं। आज रियलिटी ये है कि शहर में रहने वाला गरीब आदमी ना बिजली का बिल दे सकता है, ना अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिला सकता है उस तनख्वाह में जो उसको प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। गलत कह रहा हूँ मैं? सही कह रहे हैं आप, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। आपके मीडिया के लोग, मुझे जब कल परसों में किसी मीडिया वाले पे नाराज हो रहा था कि यार तुमने मेरे साथ धोखा किया, बात करके टाइम नहीं आए। उसने मुझे कहा शब्बर साहब मुझे 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सही। और मेरी तनख्वाह पता नहीं कितने 2 साल से बढ़ी भी नहीं है। ये रियलिटी है या नहीं है, मुझे बताइए। बिल्कुल ये हकीकत है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे मीडिया से निकल के भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ ये मुश्किलात हैं। लेकिन शब्बर साहब, ये अब रुकावट किधर है? क्या सिर्फ सियासी मफाद, सियासी फ़ायदा ही रुकावट है? यानी कोई भी सियासी जमात आ जाए, पिछले 15 सालों में तो हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें देखी है ना, हालात बदलाव की तरफ क्यों नहीं जा रहे? देखो बात ये है कि ना बाहर वाले चाहते कि हम सही हों, ना हम खुद चाहते कि हम सही हों। जब आप मुझे ये बताइए कि जब आप सड़क बंद कर देते हैं गवर्नर के आने जाने पर, जब आज भी आप इवन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं बनी गाला वाले, जब उनके चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं पिंडी और ट्रेवल करते हैं, उनके साथ भी 10 गाड़ियां चलती है ना सिक्योरिटी की, चलती है नहीं चलती? बिल्कुल चलती हैं। प्रोटोकॉल वो भी उतना ही लेते थे, बिल्कुल जिस तरह माजी में लोगों ने लिया। ले रहे हैं ना। उनका स्टाइल भी क्या है? शाहाना ही है, बिल्कुल। वो नहीं शाहाना, हाथ में तस्बीह पकड़ के इस तरह चलते हैं जैसे वो पाकिस्तान के बादशाह हैं, यही है ना। सही। लेकिन शब्बर साहब, अगर किसी हुकूमत की इंटेंशन हो या विल हो मामलात को बेहतर करने की, एक बात मुझे एक सेकंड बात बताएं, आपने 20 साल पहले किसी के हाथ में तस्बीह देखी थी? मौलाना हजरात के हाथ में होती थी, सियासतदानों के हाथ में तो शायद याद नहीं पड़ता। मौलाना के हाथ में भी नहीं होती थी। ये क्या मजाक बनाया आपने? ये कौन सा मजाक है नया? तस्बीहें पकड़ी हुई हैं, बादशाहों की तरह चल रहे हैं, ट्रैक सूट पे घूम रहे हैं, 10-10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं। ये क्या मजाक है? चलें वो अब हाथ में तस्बीह लें या कोई डिजिटल काउंटर लें, लेकिन माशी सिम तो सही हो ना, जो फैसले हैं वो कम से कम आवाम की बहबूद की और आवाम की फलाह के हों। ये नहीं कह रहा।
जब आप पब्लिक पोस्ट पर है ना मैडम सर, जब आप पब्लिक पोस्ट पर हैं तो आपको पब्लिक एक्सपोजर सही करना चाहिए। देखिए पब्लिक पोस्ट पर होने वाले का पब्लिक एक्सपोजर सही होना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक पोस्ट वाला पब्लिक ट्रैक सूट पे नहीं आ सकता, मैं निकर पहन के वजीर आला नहीं बन सकता। सही, अच्छा, ना आप बिल्कुल सही। कुछ तमीज़ और तहजीब भी कुछ चीज़ होती है ना यार। अब शबर साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि माजी में जब वजारत ख़जाना में कोई सियासतदान हुआ करता था, कोई वज़ीर ख़जाना सियासी जमात से होता था, तो हम ये समझते थे कि इसकी एक्सपर्टी नहीं है, इसलिए दुरुस्त फैसले नहीं कर रहा है, इसलिए मुल्क ज़रा माशी मझधार में। लेकिन अब औरंगज़ेब साहब हैं जो कि अपने शोबे के एक्सपर्ट भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, उन्हें तो लाया इसलिए कि वो मुल्क की मईशत को ठीक करें। पिछले 4-5 माह में जो हुकूमत की कारकर्दगी है, आपको लग रहा है कि माशी हालात थोड़े बेहतर होने जा रहे हैं? अच्छा, आप लोग ये समझ रहे हो कि एक आदमी सही कर देगा? आप किस दुनिया में बैठे हो यार? जिस मुल्क की बुनियादी जड़ों में इकोनॉमिक्स बैठ चुकी है, जो गलत हो चुका है, उसको आप समझते औरंगजेब के कमरे में बैठ के क्यों ब्लॉक के सही कर देगा? आप यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है ना अरबाब साहब, आपका ये ख्याल है कि एक आदमी आएगा वो बैठ के 4 फाइलें निकालेगा तो मुल्क सही हो जाएगा, ये क्या समझ रहे हैं आप? जी, आप मुझे जवाब देना है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मैं आपको सारे सवालों का जवाब आपको आ जाएगा। जी जी, आप मुझे बताएं, कराची में सोना मिलता है नया, बगैर मतलब जेवर के बगैर सोना मिलता है बाजार में? मुश्किल है वैसे तो। हाँ, मिलता है, बिल्कुल मिलता है ना, कैश में मिलता है, ठीक है ना? आप जितना मर्जी जाके ले लें, ठीक है? ये सोना कहां से आता है? हेलो जी जी, मैंने ये सोना कहां इंपोर्ट होता है? ये आप बताइए, पाकिस्तान में ही बन रहा है या कुछ इसका कुछ फीसद इंपोर्ट हो रहा है? कहाँ से आ रहा है, जरा मेरी मालूमात में भी आप इजाफा कीजिए। पाकिस्तान सोना निकलता भी नहीं है, इंपोर्ट भी नहीं होता। 40 टन सोना हर साल मार्केट में आ जाता है। तो ये कहाँ से आता है शब्बर साहब? ये स्मगल होता है? स्मगल होता है। और सबको, जितने भी सारे फैसला साज हैं, पॉलिसी साज हैं, ये उन सब के इल्म में? सबके इल्म में नहीं है। अगर इल्म में नहीं है तो बेवकूफ है वो। अगर वो इल्म में नहीं है तो उनको तो हुकूमत ही नहीं करनी चाहिए। अगर उनके इल्म में नहीं है तो वो तो दफर है ना फिर। बिल्कुल, अगर उनके इल्म में नहीं है तो उनको तो हक ही नहीं है रूल करने का। और अगर इल्म में है तो फिर वो इसमें शराकतदार हैं, फिर वो हिस्सेदार हैं? शराकतदार नहीं है, मजबूर हैं। अच्छा, सिस्टम गिर चुका है सर। क्या ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग खत्म हो गई? नहीं, अभी भी हो रही है सर। खत्म हो गई बात, फिर तुम क्या कह रहे हो मेरे साथ? तो शब्बर साहब, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं असल में कि हम बार बार ये सुनते हैं कि जी मुश्किल फैसले हमने लिए हैं, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, रियासत बचा ली है। तो ये तो अगर पॉजिटिव, तुम इनकी बातों को सीरियस क्यों लेते हो यार? सर इस वक्त टॉप प्रोफाइल्स, टॉप हाई प्रोफाइल लोग ये बात कर रहे हैं, टॉप ऑफिशियल ये बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके हर कैबिनेट मेंबर ये बात कर रहे हैं। यार ये प्राइम मिनिस्टर जब हटेंगे, हमारे मुल्क की क्या रवायत है, जब प्राइम मिनिस्टर से हटते हैं जेल चले जाते हैं, जेल से आते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब इमरान खान जेल में, वो वापस निकलेंगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये जेल में चले जाएंगे, फिर ये जेल से निकलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यही हो रहा है ना? या बाहर चले जाएंगे? नहीं, या जेल में जाएंगे या बाहर जाएंगे, यही होगा ना? बिल्कुल। तो फिर तुम इनको सीरियस क्यों ले रहे हो सर? फिर करें क्या फिर शब्बर साहब? करें, एक आम आदमी इस वक्त करे क्या जिसकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, शहबाज शरीफ साहब पहली दफा इक़्तिदार में आए क्या? 30 साल से वज़ीर आला पंजाब नहीं थे? बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर भी अब दूसरी बार बन चुके हैं। नहीं, दूसरी बार छोड़े, क्या PNML की गवर्नमेंट 30 साल से नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्या खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे? ज़रदारी साहब अभी नए पैदा हुए हैं। फिर तो 25 साल से 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में नहीं है। बिल्कुल, ये चौथा लगातार उनका ये टेन्योर है। कराची की सड़कें देखी आपने? लेकिन शब्बर साहब, ये 2017-18 तक जो माशी आदाद-ओ-शुमार थे या लोगों पर जो बोझ था वो किसी हद तक कम था। ये जो 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये सब बकवास। मैं आपको पूरा कभी मैं दिखा दूंगा कागज आपको, ये सब बकवास है। पाकिस्तान ग्रेजुअल इंसाफ पे जा रहा है, ये सब बकवास है, फिक्रें आप लोग ट्विस्ट करते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो जिस तरह बताती है कि हम जब डॉलर छोड़ के गए, हम 124-123 पे छोड़ के गए, और वाकई था भी उतना ही। फिर PTI दौर में वो 180 प्लस चला गया। मेरी बात सुनो, मेरे सामने उनका नाम नहीं लिया करें, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ, आप 2000 की इंडिया उठा लें और 2000 का पाकिस्तान उठा लें, 2020 का इंडिया उठा लें, 2020 का पाकिस्तान उठा लें, फिर आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा सब कुछ। तो शब्बर ज़ैदी साहब जरा रुकिएगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम बार बार ये सुनते हैं कि ये हुकूमत हमें कहती है कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है, रियासत बचाई है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचाया है। लेकिन इसी हुकूमत के और इसी जमात के चंद अहम रहनुमाओं के बयानात भी ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो ऐसे फिगर्स नहीं थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा हो। लेकिन कुछ माशी माहिरीन ये बात भी करते हैं कि टेक्निकली तो हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। और ख़ुद शब्बर ज़ैदी साहब ने भी अक्सर मौक़ों पर यह बात की है कि जब आपके पास पेमेंट्स के पैसे ना बचें या वो भी आप कर्जे लेकर करें तो फिर उसका मतलब ये निकलता है कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। जो मौजूदा इस वक्त इकनॉमिक फिगर्स हैं, जब ये पीडीएम की हुकूमत की कंटिन्यूएशन है और अब ये हुकूमत जो मुश्किल फैसले लेने जा रही है, IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, तो IMF के प्रोग्राम का मतलब ये है कि अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टेक्निकली टल चुका है। तो ज़रा शब्बर साहब से हम ये जानेंगे कि इस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है या नहीं। जब बैरूनी सरमायाकारी भी ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ कैसे जा सकता है। तो शब्बर साहब ज़रा ये भी बताइएगा, पाकिस्तान इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, चूँकि बार बार ये क्रेडिट लिया जाता है ज़िम्मेदारान की तरफ से कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। आप देखें, हम एक सेफ जोन में ले आए, हम IMF का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। IMF का प्रोग्राम इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान अगले 4-5 साल डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान की रियासत बच गई, पाकिस्तान का अवाम मर गया। एक तो मंडा ही था ना, कोई एक किसी एक को तो मंडा था ना। सही। तो अगर रियासत का ढोल आप रियासत का ढोल बजाते रहे, अवाम को मार दें, यही है ना। आप रियासत का ढोल बजाते रहे कि रियासत बच गई, अवाम मर गई, यही हुआ ना। अगर शब्बर साहब इन हालात में भी अगर कोई एक उम्मीद की कोई किरण हो, अगर आगे बढ़ने का हम सोचें, बेहतरी की तरफ हम जाएं, तो उसका तरीकाकार फिर क्या हो सकता है? उसके साथ कल फ्लाई करें, दिल्ली जाएं, मोदी से हाथ मिलाएं, आगे चलें। अच्छा, नहीं, अपने मुल्क में रहते हुए बात कर रहा था कि अगर मईशत को हमें बेहतर करना है, ये जो बजट साजी है, ये जो टैक्सेस का निज़ाम है, ये जो अपने एक आम आदमी को बोझ तले दबाना है, इसमें कोई बेहतरी हो सकती है? नहीं, उसके बाद दूसरा बताता हूँ मैं आपको। पहली बात। दूसरा है कि तालिबान के साथ या तो एग्रीमेंट कर लें या उनको तबाह कर दें, ये दरमियान का खेल नहीं खेले। अच्छा, लेकिन अभी तो हम तो दरमियान का खेल खेल रहे हैं ना। कभी अच्छे गुड तालिबान, बैड तालिबान, अच्छे गुड तालिबान, या तो दोस्ती कर लो, ठीक है, सबके साथ दोस्ती कर लो तालिबान के साथ, या उनको ऐसी की तैसी करके बम मार के उड़ा दो। दो ही ऑप्शन है ना। सही। और शब्बर साहब, नरेंद्र मोदी से अगर हाथ मिलाना है तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को? नरेंद्र मोदी से कहना कि आपकी जो सारा कश्मीर का इशू खत्म हो जाएगा, हम अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे, हमें आगे कैसे रहना है, आगे हमारी ट्रेड बेहतर होगी, हम ऑयल की पाइपलाइन बनाएंगे, हम आगे उनको रास्ता देंगे, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली अपनी पोजीशन चेंज करेगा। उसकी पूरी एक अलग कहानी है। अच्छा, तो अब शब्बर साहब, ये अगर आपको मौका दें तो लोग कहेंगे कि आपको एक बार पहले मौका मिला था जब आप FBR के चेयरमैन बने, अब वो फिर मैंने FBR का चेयरमैन बन के मैं छोड़ के आया था, मुझे किसी ने निकाला तो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप खुद छोड़ के गए थे। तो अब यही तो बात है कि वो आप इस सिस्टम में रहते हुए नहीं काम कर सके, सिस्टम भी नहीं बदल सके, तो फिर ये अब अगर दोबारा मौका मिलेगा तो फिर कैसे करेंगे? अगर शब्बर ज़ैदी नाकाम हो गया तो पाकिस्तान भी नाकाम हो गया। तो शब्बर साहब, ये इस सिस्टम में आप नहीं चल सके, कोई और भी नहीं चल पा रहा, आपसे पहले वाले भी नहीं चल सके, आपके बाद वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आखिर ये वजह क्या, क्यों नहीं चल पाते हैं लोग? इसलिए कि इस्लामाबाद में ना इस्लाम है ना आबाद है। अच्छा, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, चाहे जमात कोई भी हो, हाँ, उसका नाम भी चेंज करें ना। इस्लाम अगर लाना है तो इस्लाम लाए ना, फिर ना आबाद करें उसको, ना वो आबाद है ना इस्लाम है। तो अभी आबाद कैसे होगा, इससे क्या मुराद है आपकी? और फिर ये ज़ाहिर है, चलें वो इस्लाम की बहस को हम रहने देते हैं, आबाद कैसे होगा ये बता दें आप। आबाद इस तरह होगा जब वो अवाम में रहेंगे, हुक्मरान जब अवाम में रहेंगे, जब हाँ हुक्मरान जब अवाम में रहेंगे। जी, तो यहाँ तो जो भी हुक्मरान आता है वो खुद अवामी नुमाइंदा होने का दावा करता है। जी, सुनाइए। जब मैं कराची में निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए, टूटी सड़कों में जाता हूँ, टूटी हुई है, बिजली आती है नहीं आती है, तो मुझे एहसास होता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। जब इस्लामाबाद में जो बंदा हुक्मरान है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अच्छी कारपेटिंग है, फूल चल निकले हुए हैं, हरियाली घासी है, जरा तकलीफ हुई बरी में जाके बैठ गए, उसको किस पागल कुत्ते ने काटा है कि वो आवाम के बारे में सोचे। तो पहले तो आप ये काम करें कि कैपिटल को वहां से ट्रांसफर करें, कराची लेकर आए या लाहौर लेकर आए, वहां से उस जंगल में से निकालें उसको। तो शबर साहब, ये हम आज से 30-40 साल पहले अगर चले जाएं तो तब भी क्या हमारे माशी हालात इसी तरह थे? यानी जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी कदम रखा होगा तो, क्योंकि अभी ये कराची का जो हाल आपने बयान किया तो अभी मौजूदा पिछले 20-25-30 साल से, उससे पिछली जो 60 की दहाई 70 की दहाई भी क्या यही माहौल और यही सब कुछ हुआ करता था? पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है,
वो कभी अपने ऑक्सीजन पे नहीं चला। वो 71 तक ईस्ट पाकिस्तान की परसेंट की एक्सपोर्ट पे चल रहा था, और उसके बाद से वो मुख्तलिफ एड अमेरिका की, और ये वॉर एंड टेरर और अफगान वॉर इसकी एड पे चल रहा है। ये कभी भी इकोनॉमिकली वायबल एंटिटी नहीं थी। अच्छा, और अब जो ये SIFC की सूरत में हमने एक नई फॉर्मेशन देखी है, उसमें कुछ सेक्टर्स को इस वक्त बड़ा फोकस किया जा रहा है, माइंस एंड मिनरल्स पर आए जी। ऐसे आए, ये आपको गेम चेंजर नहीं लग रहा? इससे आपको कोई उम्मीद नहीं लग रही? तो पहले सीपेक भी था ना जी, उसको भी 10 साल से ज़्यादा पूरे हो गए, उसका फेज़ 2 शुरू हो रहा है। अभी फेज़ 1 के समरात या उसके फ़वाइद क्या हैं, अभी तक हम वही लोगों से सवाल पूछते हैं। यार ये लफ्ज़ गेम चेंजर नहीं इस्तेमाल किया करो मेरे साथ कम से कम। अच्छा, चले, पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा बेहतर फेज़ में ले जा सकता है अगर इसको ऐसे फ्रेज कर लें हम, तो ये यार तो मुझे पाकिस्तान में रहना है यार, प्लीज़। अच्छा, तो फिर शब्बर साहब पाकिस्तान में, तो ये बताएं फिर ये ज़राअत के शोबे को ऐसे ही हम टैक्स से मुस्तस्ना रखेंगे, रियल स्टेट वालों पर हम टैक्स ऐसे ही छोड़ते रहेंगे, फिर रिटेलर्स को भी हम टैक्स नेट में नहीं लेकर आएंगे, तो फिर चलेगा कैसे मुल्क? ये रेवेन्यू के टारगेट हम बड़े बड़े सेट करते रहेंगे, तो ये मखसूस ये चंद लाख लोगों से हमें जमा करने। यार मेरी बात सुनो, तुम ये क्यों कह रहे हो कि नहीं चल रहा? तुम मेरे साथ आ जाओ, कराची में मेरे घर के पास सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सब रेस्टोरेंट में 1-1 घंटे की वेटिंग है, 8-7 की 6-6 की एक डिश है। मेरे घर से 2 कदम पर सारे रेस्टोरेंट है, सारे शहर पे। मैं कभी उन रेस्टोरेंट पे करीब भी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि मैं एक अमीर टैक्स देने वाला आदमी हूँ। तो उनमें एक घंटे की वेटिंग लिस्ट है। तो आप क्यों कह रहे हो नहीं चल रहा? यार अच्छा तो चल रहा है, आपके लिए नहीं चल रहा ना। हाँ, तो सर ये पुल के उस पार चल रहा है ना, जरा पुल के इस पार आ जाएं जहाँ कच्ची आबादियाँ भी हैं, जहाँ मुतवस्सित तबके के लोग भी हैं। जो पहले मुतवस्सित तबका होता था, अब तो वो लोअर क्लास ही हो गई है। एक सेकंड, पुल के पार भी चल रहा है, तुम जाओ अभी लकी मॉल में, वहाँ की जो कैफेटेरिया है वो जगह नहीं मिलती। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल कभी वहाँ जाना होता है, वहाँ यही मनाजिर और हालात होते हैं। लेकिन अब एक लोअर कैटेगरी भी तो है ना, जो लोअर क्लास है, वो तो काबिल ही नहीं है ना, वो इंसान थोड़ी है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनको कौन पूछता है यार? तो उनकी हालत शब्बर साहब बदलनी है किसी ने, या नहीं बदलनी, या उन्हें इसी हाल में रहना है? क्योंकि फिर उनकी सोच, उनका विजन, वो भी थोड़ा सा वो फिर उसी तरह महदूद रह जाता है। उनकी हालत अगर बदली तो मुझे सस्ता लेबर कैसे मिलेगा, मुझे नौकर कैसे मिलेगा, मुझे झड़कने के लिए नौकरानियां कहाँ से मिलेंगी? तुम मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो यार? सही नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि वो जो टैक्सेस के मामलात हैं या जो इकोनॉमी को बेहतर करने के मामलात हैं, उस पर सर आपकी कीमती तजावीज़ हम ले सकें कि मेरी कोई तजवीज़ नहीं है, मैं इस पर कोई तजवीज़ देने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा। और मैं तजवीज़ दे के 15 मिनट के प्रोग्राम में पाकिस्तान को सही नहीं कर सकता। हम इसका दौरानिया थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा बढ़ा लेंगे कि मुल्क के अगर मेरी बात सुनो, मैं बार तो मैं कह रहा हूँ ये दुकान इस स्ट्रक्चर में नहीं चल सकती। अच्छा, तो सर अभी किस स्ट्रक्चर में चलेगी जरा वो? इसमें आप 10 सूबे बनाएं। अच्छा, सूबों को एम्पावर करें, लोकल बॉडी को एम्पावर करें, टैक्सेस रिसीव करें प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में, और अच्छा। उनको प्रॉपर्टी टैक्सेस को खर्च करें उसी शहर में। तो फिर आपको नजर आएगा कि लोगों में क्या हो रहा है। दुनिया में हर जगह सबसे बड़ा टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स, पाकिस्तान में कोई बड़ी टैक्स होता ही नहीं है। और न सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी वालों की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं है यहाँ, तो कोई टैक्स। मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दुकान इस तरह नहीं चल सकती। आप मुझे बताएं, किसी भी गवर्नमेंट ने, जब ये 18वीं तरमीम आई थी, उसमें एक सेक्शन है 140A, लोकल बॉडी होगी, बनी लोकल बॉडी? नहीं। पंजाब में लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। अदालतों के फैसले आ गए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ना सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, किसी और सूबे में नहीं हुई। अदालतों, मेरे सामने अदालतों की बात ही नहीं किया करो, अदालतों के बारे में तो मेरा बड़ा अजीबोगरीब व्यू है, छोड़ दो। अच्छा, चलें उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ वाकई ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो अब अगर ये इस स्ट्रक्चर में ये मुल्क नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है हालात को आगे बढ़ाना और लेकर चलना, तो फिर ये जो IMF के पास हम जा रहे हैं, एक बड़े बड़े 7-7, 8-8 अरब डॉलर के हम कर्जे ले रहे हैं, फिर हम IMF के पास, सुन लो मेरी बात, IMF के पास हम नहीं जा रहे। वो नहीं चाहते कि इन हालात में आज एक न्यूक्लियर पावर डिफॉल्ट करे। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने हमें जिंदा रखा है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो हम ये सुनते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से IMF को मनाया है। तुम मेरी बात सुनो, तुम ये नहीं कहा करो कि हम ये सुनते हैं, तुम वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। जी, वो तो मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, आपकी बात समझने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कहानी पेश कर रहे हैं इसको तो भूल जाओ, तुम ये मेरी बात समझो। IMF के अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए। अच्छा, तो इसलिए वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वेंटिलेटर पे ले जाके
थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन खोलते रहते हैं कभी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन शब्बर साहब फिर उनकी ये भी तो कोशिश है ना कि वो हमें पनपने भी नहीं दे रहे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी नहीं बढ़ा पा रहे। जब हम उनके प्रोग्राम में रहते हैं तो फिर हम दब के रहते हैं। नहीं, इस पे वो क्या करें, वो कसूरवार हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, जो हमारे फैसला साज हैं? देखो, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब वो ऑक्सीजन पे हमें खड़ा कर देते हैं तो बाहर निकल कर फिर हम बर्गर और गंदी अशिया खाना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा ऑक्सीजन पे चले जाते हैं। ये मसला है ना। तो ये इस ऑक्सीजन से हम निकल क्यों नहीं पा रहे, हम अपनी हालत क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? या उन्होंने वो थोड़ा बहुत खड़ा किया, आप जनरल वार्ड में आ गए। अब जनरल वार्ड में आने के बाद आपको इंसान बनना चाहिए ना। अब इंसान जनरल वार्ड में जब आ जाते हैं, आप हलीम नान निहारी शुरू कर देते हो, फिर जनरल वार्ड चले जाते हो ऑक्सीजन वाले वार्ड में। ये मसला है आपका। सही, चलें, IMF तो ये चाहता है, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त भी तो हैं शब्बर साहब। चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है जो पाकिस्तान के दोस्तों की बात नहीं करो, ये बात मेरे सामने नहीं करना। अच्छा, तो सऊदी अरब या UAE जिनसे हम कभी इमदाद मांगते थे, आज हम उनसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट की हमें कमिटमेंट भी करा रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट से हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। आ गए जी शब्बर साहब, कितने पैसे आ गए? अभी तक आए तो नहीं, लेकिन एक मुल्क कह रहा है हम 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक 5 से 7 अरब डॉलर की बात कर रहा है। चाइना हमारे पुराने कर्जे रोल ओवर कर रहा है, तो वो एक ब्रीदिंग स्पेस तो हमें दे रहे हैं ना बहरहाल, के कम से कम ये अपना मुश्किल टाइम गुजार लें। अल्लाह मालिक। तो इन ममालिक से भी आपको कोई उम्मीद नहीं है शब्बर साहब के इनमें से कोई ऐसा आके पाकिस्तान का हाथ थामे या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे तो हालात थोड़े बेहतर हो जाए? एक मरीज का, कोड़ी का कौन हाथ क्यों थामेगा कोई? वो दोस्ती की हम बात करते हैं, पुराने ताल्लुकात। कौन सी दोस्ती? इंडिया की, जब आपने वर्ल्ड कप देखा था अभी रिसेंटली, जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उसमें जो बैनर लगा हुआ था वो आरामको का था ना? नहीं था जी। फिर यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये जज्बाती किस्म की गुफ्तगू, मेरा दोस्त, ये पहाड़ की चोटी, ये वो सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते यार? नहीं चल रहा नहीं चल रही दुकान, खत्म करो उसको। कोई बैठ के नई दुकान को जरा सही करते हैं बैठ के। तुम लोग इतनी लंबी लंबी कहानी के दोस्त आ जाएंगे, दोस्त ये करेंगे, हमारे दोस्त हैं, ये क्यों तुम लोगों ने अजीब अजीब तरह के अल्फाज बोलने शुरू कर दिए हैं? बिला वजह की गुफ्तगू करते हो कि जी ये हो जाएगा। सऊदी अरब, यूएई ने हमारी ऐसी की तैसी फेंट दी है, आप बात करो यूएई की। तो शब्बर साहब, हाँ, अब ये दुकान बंद करके आप नए सिरे से खोलने की बात कर रहे हैं, तो ये जिनके पास अभी इख्तियार है उनके इल्म में है, उन्हें तरीक़ेकार पता है कि हमें कैसे सही करने हैं मामलात को? कभी दुकान बंद नहीं करेंगे, जब छत गिरेगी जब पता लगेगा। अच्छा, और वो छत पर IMF गिरने नहीं देगा? आप कह रहे हैं कि वो चाहते नहीं कि, सुन लो मेरी बात, दुकान में सेल नहीं हो रही बड़े अरसे से, ठीक है, मगर वो नहीं चलाए जा रहे हैं, सामान अब है नहीं, मगर वो समझ रहे हैं दुकान चल रही है। एक दिन छत गिर जाएगी, फिर बंद करनी पड़ेगी, तो बस उस छत गिरने का इंतजार करो। तो शब्बर साहब, कोई भी दुकान जब खाली हो जाती है, उसका मालिक उसमें नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करता है, नया माल डालता है, नई प्रोडक्ट लेकर आता है। ये समझ रहा है दुकान वाला, ये समझ रहा है कि मैं चला लूंगा ना, समझ क्यों नहीं रहे तुम? अच्छा, लेकिन उसको तरीका नहीं आता। नहीं, वो समझ रहा है इस दुकान चल सकती है। अच्छा, तो अब ये वो समझ लेना, वो समझ लो मेरी बात। हाँ। वो अभी जो है ना पुराना नोकिया का फोन बेच रहा है, जब उसे पता नहीं कि एप्पल का फोन मार्केट में आ गया है। अच्छा, तो ये जो अब टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा एक गैप है, समझ का जो इतना बड़ा एक गैप है, ये अब ये गैप कैसे फिल अप होगा, ये कैसे कवर होगा? उस वक्त फिल होगा जब छत गिरेगी दुकान की। अच्छा, और इसके अलावा हो जाएगी ना, फिर दुकान तो छत गिर जाएगी। अब उस बाहर आके बैठेगा, वो कहेगा यार छत गिर गई, अब क्या करना है? इसमें आलू छोले बेचते हैं, निहारी बेचती है, एप्पल बेचना है, क्या बेचता है? फिर बात सही, काम शुरू होगा। और ये दुकान की छत गिरने से शब्बर साहब नुकसान किस किस का होगा और क्या होगा? ये जो आज नुकसान में है, जो आम आदमी है उसको फायदा होगा, जो आज फायदे में उसे नुकसान होगा। अच्छा, लेकिन सर एक आम आदमी पर तो हम देख रहे हैं टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। फायदा हो जाएगा ना एक आम आदमी को, एक दफा दुकान गिर जाएगी तो सही तरह फैसला हो जाएगा ना, फिर हम आलू छोले बेचेंगे, मगर थोड़े बहुत सेल तो हो जाएगी ना। नोकिया का फोन तो बिक ही नहीं रहा ना। हाँ, लेकिन वक्ती तौर पर तो एक मुश्किल वक्त में आ जाएगा ना वो। अगर क्यों आएगा मुश्किल वक्त में? नोकिया का फोन तो एक भी नहीं बिक रहा ना, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब शब्बर साहब, ये कोई ऐसा तरीका है इस वक्त जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे? तुम नोकिया बेचने की कोशिश कर रहे हो, वो तो बिकता ही नहीं ना। एप्पल की मार्केट है, नोकिया कैसे बिकेगा? बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, माहिर टैक्स उमूर, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और जो मौजूदा इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है उससे कोई ख़ास उन्हें उम्मीद नहीं है, लेकिन हम भी उम्मीद लगाते हैं और दुआ भी करते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर आगे मुस्तहकम हो। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।